शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी जिसमें हम संधि का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें जाके आप देख सकते हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास, संविधान में भाषा की स्थिति, ये सारी चीज़ों की चर्चाएं की गई हैं। वर्णमाला आपको पूरा बताया गया है, लिपियों से संबंधित आपको सारे टॉपिक बताए गए हैं। अब हम संधि का अध्ययन कर रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि को देख लिया था। ठीक है, हमने संधि को 3 भागों में विभाजित किया था: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन तीनों भाग में पहला जो भाग था स्वर संधि, इसे हमने पूर्णतः देख लिया है। स्वर संधि को हमने 5 रूप में विभाजित किया था: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि स्वर संधि। ठीक है, इन पांचों रूपों को आप देख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, शुरुआत होने वाली है व्यंजन संधि की। अगर आपने स्वर संधि को देखा होगा तो उसमें मैंने जो रूल बताए थे, जैसे दीर्घ स्वर संधि, जिसमें मैंने बताया था कि अया का मेल अया के साथ होता है, ई या ई का मेल ई या ई के साथ होता है, उ या उ का मेल उ या उ के साथ होता है और ऋषि का मेल ऋषि के साथ होता है। अगर हम गुण स्वर संधि की बात करें तो दीर्घ के बाद गुण आया आ इस तरफ रहेंगे, उधर से ई आई आया आ के साथ ई या ई का मेल होता है तो ए, उसी प्रकार से उ या उ के साथ ओ और ऋषि के साथ तो आर बन जाता है। ठीक है, दीर्घ के बाद गुण के बाद वृद्धि स्वर संधि की बात करेंगे तो अ या आ के साथ ए या आई का मेल होता है तो ऐ बनता है, अ या आ के साथ ओ या औ का मेल होता है तो औ बनता है। मतलब वृद्धि स्वर संधि नाम से ही स्पष्ट है कि बड़ा रूप आएगा ऐ या औ का। ठीक है, ऐ या औ का रूप आएगा तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, यण स्वर संधि की बात करें तो यहाँ पे जो होता है ई या ई के साथ भिन्न स्वर आता है तो य, उ या उ के साथ भिन्न स्वर आता है तो व, और ऋषि के साथ भिन्न स्वर आता है तो र बन जाता है। ठीक है, य व र। ठीक, इसमें देखिए स्वर होते हैं जिन्हें मैंने आपको बता रखा है, य और व को। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आता है अयादि स्वर संधि, लास्ट वाला आता है। इसमें होता है ए के साथ भिन्न स्वर आए तो ऐ के साथ भिन्न स्वर आए तो आओ, ओ के साथ भिन्न स्वर आए तो औ, और औ के साथ भिन्न स्वर आए तो आओ होता है। ठीक है, ऐ आय औ आओ। ठीक, ए या ऐ फिर ओ या औ, ऐ आय औ आओ, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यण संधि और अयादि स्वर संधि, इनसे अधिकतर प्रश्न आते हैं। मैंने बताया था ये ऐ आय या औ आओ, ये जो होते हैं आपको, आप जब शब्द को पढ़ेंगे तभी आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या है, और जब विच्छेद करेंगे तो उसमें या और व के वर्ण आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरी स्वर संधि को देख लिया है। अब आइए हम देखते हैं व्यंजन संधि को। देखिए, व्यंजन संधि को संस्कृत में इसका एक सूत्र होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्तु स्तु इश्चु नाश्चु इश्च। ठीक है, ये आपको सूत्र होता है, हालांकि ये संस्कृत का विषय है, फिर भी आप जानते रहिएगा। अगर मान लीजिए आ जाए तो स्तु इश्चु नाश्चु। ठीक है, ये आपका व्यंजन का फार्मूला सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि के बारे में जानिएगा। जिस प्रकार से देखिए आपने स्वर संधि को देखा था तो स्वर संधि भागों में डिवाइड थी, मतलब आपने उसके प्रकार के रूप में पढ़ा था, 5 प्रकार: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। लेकिन व्यंजन संधि में आप रूल्स पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, मतलब व्यंजन संधि के विभिन्न नियम है, उनको आप देखेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि नियमों में विभाजित है। इसकी पहचान के रूप में आप जानते रहिए, इसमें हलंत रूप देखने को मिलता है। हलंत रूप देखने को मिलता है, इसकी पहचान है। आप कह सकते हैं कि जो आपका शब्द होगा उसमें कोई न कोई अर्ध वर्ण अवश्य होगा। ठीक है, कोई न कोई अर्ध वर्ण अवश्य होगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, एक अपवाद के तौर पे कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिनमें अर्धवर्ण आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण यह होगा क्योंकि वहां व्यंजन के साथ स्वर आया होगा। ठीक है, इसलिए वहां पे अर्धवर्ण आपको नहीं मिलेगा, वो पूरा पूरा वर्ण लिखा जाएगा। आगे जब आप व्यंजन संधि पढ़ते जाएंगे तो आपको ये क्लियर होता जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप जानते रहिए व्यंजन संधि नियमों में विभाजित है। ठीक है, इसमें हलंत रूप देखने को मिलता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो अर्धवर्ण अधिकतर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हलंत रूप देखिए, जैसे ये त है, इसमें ये हलंत लगा दिया तो ये मूल रूप से वर्ण हो गया, इसके साथ स्वर अलग हो गया, इसी को हलंत कहते हैं। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा, क्योंकि जब अर्ध रूप लग गया तो मूल रूप से वर्ण हो गया, तो उसके साथ जो स्वर जुड़ा था, आप जानते हैं व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है, बगैर स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं लिखे जाते हैं, उच्चारित होते। ठीक है, अब देखिएगा
यहाँ पे जो व्यंजन संधि से संबंधित फार्मूले आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरीके पे आधारित होंगे। जिस प्रकार से आपने स्वर संधि को देखा, जब आप विच्छेद करते थे तो दोनों तरफ स्वर आता था, भले वो भिन्न हो लेकिन दोनों तरफ स्वर होता था। यहाँ पे होगा या तो दोनों तरफ व्यंजन आएगा, या तो एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर आएगा, या फिर एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन आएगा। ठीक है, मतलब इसमें दोनों हो सकते हैं, मतलब या तो दोनों तरफ व्यंजन आ सकता है विच्छेद करने पर, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, या तो एक तरफ व्यंजन दूसरे तरफ स्वर, या तो एक तरफ स्वर फिर दूसरे तरफ व्यंजन आ सकता है। ये आपके व्यंजन संधि के जितने भी रूल्स आपको बताए जाएंगे उनमें यह फॉलो होता चला जाएगा। ठीक है, अगर इसे समझना चाहें, मैंने 2 उदाहरण रखा है, उस पर भी आपको बता सकता हूँ। देखिए सन्मार्ग, ये एक ऐसा शब्द है। ठीक है, इसमें देखिए व्यंजन संधि, क्योंकि देखिए अर्धवर्ण आपको मिल गया, अर्धना के रूप में वर्ण मिल गया, सन्मार्ग। ठीक है, मैंने बताया था इसमें हलंत रूप देखने को मिलता है, हलंत मतलब अर्धवर्ण का रूप है। ठीक है, तो यहाँ देखिए न क्या है, अर्ध रूप में सन्मार्ग। तो सन्मार्ग का जब आप विच्छेद करेंगे होगा सतधन मार्ग। ठीक है, सतधन मार्ग, ये क्या हो गया, सन्मार्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पे जो अर्ध रूप में त आ गया है। तो इस तरीके से ये सारे जो रूल हैं ये आपको विच्छेद में फॉलो होते चले जाएंगे। उसी प्रकार देखिए वागीश, वागीश देखिए जब आप इसका विच्छेद करेंगे, देखिए इसमें अर्धवर्ण नहीं है, मतलब इसमें हलंत का रूप तो नहीं है, लेकिन जब कारण इसका जानेंगे तो देखिए वाक धन ईश होता है, वाक धन ईश। ठीक है, वाक धन ईश। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि शब्द में हलंत का रूप तभी नहीं होगा जब व्यंजन के साथ स्वर आया हो। देखिए बड़ी की मात बड़ी है, ये क्या है, स्वर है, ये व्यंजन के साथ आई है, इसलिए ये जो शब्द लिखा है इसमें अर्धवर्ण नहीं आया है तो ये व्यंजन संधि, देखिए व्यंजन संधि है लेकिन इसमें अर्धवर्ण नहीं आया। ठीक है, वाग्धनिश वागीश हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप विभिन्न उदाहरणों को देखते चलेंगे तो आपको कंफर्म होता चला जाएगा। विच्छेद के पहले भाग में हलंत लगा होने के कारण से हल संधि भी कहते हैं। मतलब विच्छेद का जो पहला भाग होगा, देखिए अर्ध लगा है हलंत, इसमें भी लगा है इसमें भी लगा है, इसलिए इसे व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो ये आपका व्यंजन संधि से संबंधित सामान्य परिचय होगा जिसे आप देखेंगे। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप विच्छेद करेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। हालांकि रूल्स अलग अलग होंगे, वर्णों का मेल या निर्माण अलग अलग से होगा, वो आपको नियम लिखवाता मैं चलूंगा, लेकिन ये सारी चीजें भी मिलती चलेंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं व्यंजन संबंधी से संबंधित नियम को। देखिएगा व्यंजन संधि से संबंधित पहला नियम है। ठीक है, आपको बस ध्यान इतना देना है कि इसमें दो, या तो व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, या व्यंजन स्वर का मेल होगा, या स्वर या व्यंजन का मेल होगा। ठीक है, आगे आप उदाहरणों को देखेंगे तो स्पष्ट आपको होता चला जाएगा। अपनी कॉपी पे लिखिएगा नियम प्रथम, व्यंजन संधि। ठीक है, देखिएगा इसमें रूल क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, मैंने वर्ग आपको बता रखा है, अगर आपने वर्णमाला के सारे टॉपिक देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का अगर पहला वर्ण की बात कर रहा है तो क च ट त प की बात कर रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण है। अगर इनके साथ, ठीक है, अगर इनके साथ न या म का मेल हो, ठीक है, अगर प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के साथ न या म का मेल हो तो वह जो बनेगा वह प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जब आप विच्छेद करते हैं तो इनका इनका अगर मेल हो रहा है तो जो शब्द बनेगा वो उसमें जो ये मेल होने के बाद प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण मतलब य अंग य ड न म। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है, मतलब अंतिम वाले वर्ण है। अगर आप सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को देखेंगे तो यही आएंगे, ये अंग य ड न म। ठीक है, इनमें परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा, उदाहरणों से समझिएगा। ठीक है, 4 आपको मैंने उदाहरण रखे हैं। वाडंगमय, ठीक है, वाडंगमय, श्रीमन नारायण, खटमुख और जगन्नाथ। ठीक है, इसका विच्छेद जब आप करेंगे, देखिए ये आया है क वर्ग का लास्ट वर्ण, ठीक है, अंग। ठीक, अब देखिए मैंने रूल जो बताया कि प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आपको देखिए 5वां वर्ण दिख गया, मतलब इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अब रूल के अनुसार जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये होगा वाक। ठीक है, वाक धन मय। ठीक है, हमने रूल के अनुसार विच्छेद किया। देखिए 5वां वर्ण आया है, ये वाला चीज आया है शब्द में। मैंने बताया था विच्छेद के उपरांत जो शब्द बनेगा उसमें प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण आएंगे।
देखिए शब्द बना है क्या, उसमें वाडंग में, इसमें देखिए अंतिम वर्ण आया है। अब देखिए विच्छेद हमने कैसे किया, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जब न या म के साथ जुड़ता है तब ये आते हैं। अगर ये आया है तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण बनेगा, तो इसी के ग्रुप को लेंगे। ठीक है, अब इसका ग्रुप कौन सा होगा, क होगा, ना कि च ट त प होगा। ठीक है, च के साथ य आएगा, ट के साथ ड़ आएगा, त के साथ न आएगा और प के साथ म आएगा, क्योंकि उसी ग्रुप के ही पहले वर्ण और अंतिम वर्ण जुड़ेंगे ना। तो ये पहले वाले ग्रुप का है क ख ग घ अंग, तो उसी के अनुसार ये क आएगा। ठीक है, वाक और इसके बाद मैं जुड़ जाएगा। देखिए वाक, ये व्यंजन और ये भी व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है, व्यंजन संधि बन रही है। रूल कौन से हो रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जब न या म के साथ मेल होता है तो उस शब्द का जो इसमें मेल से जो शब्द बनता है उसमें ये वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया है, तो इसी के अनुसार यहाँ पे क आ गया। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो अंतिम वर्ण आ रहा है उसी के अनुसार पहला वर्ण आप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जब विच्छेद करेंगे, ऐसा नहीं कि ये आ रहा है तो इतना लगा दिए, तो हाँ गलत हो जाएगा। ता के साथ तो उसी के वर्ग का आएगा, न आएगा। ठीक है, तो वाग्धनमय वाडंगमय हो गया। श्रीमन नारायण, अब देखिए अर्धन रूप में आ रहा है, अर्धन आ रहा है तो व्यंजन संधि हुई। ठीक है, अर्धन आ रहा है तो व्यंजन संधि हुई। अगर अंतिम वर्ण के रूप में न आता है तो कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल आपका लग जाएगा, क्योंकि देखिए शब्द में आ गया न, शब्द में न आ गया श्रीमन नारायण। ठीक है, अब न किस वर्ग से है, न त वर्ग से है। न किस वर्ग से भाई, त का ही तो पांचवा वर्ण न है, त वर्ग का पांचवा, त थ द ध न, तो त पहला है तो न क्या अंतिम है, तो न आपको मिल गया, तो आपको जब विच्छेद करेंगे तो त के साथ करेंगे। ठीक है, ये होगा श्रीमत, फिर नारायण। ठीक है, श्रीमत धन नारायण होगा श्रीमन नारायण। ठीक है, श्रीमत धन नारायण। देखिए त व्यंजन और न, मैंने बताया था पहला वर्ण क्या आ गया है, त आ गया है, उसके साथ न या म का मेल होगा, तो कौन सा मेल हुआ है, न का मेल हुआ है। ठीक है, श्रीमत धन नारायण, श्रीमन नारायण। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे, इन सारी चीजों को लिखते चलिएगा, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे विच्छेद करके दिया है खट धन मुख। ठीक है, खट धन मुख विच्छेद किया है, किस वर्ग का है, ट वर्ग का पहला वर्ण है क्या, ट। तो जब आप शब्द बनाएंगे तो यहाँ भी इसी वर्ग का अंतिम आएगा ये। ठीक है, लेकिन व्यंजन में अर्ध रूप में होता है तो आप कहेंगे क्या, इसी को लिखेंगे लेकिन अर्ध रूप में लिखेंगे। ठीक है, अर्ध रूप में या तो हलंत लगा दें खट, अब ये मुख लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे सही तरीके से तो ये हो जाएगा इस तरीके से, खंडमुख। क्या हो जाएगा, खंडमुख। तो खट धन मुख खंडमुख हो जाएगा। ठीक है, और रूल इसी अनुसार बदला हुआ है। यहाँ पे देखिए ट आया, ट वर्ग, जब आप शब्द बनाएंगे तो इसी वर्ग का लास्ट वर्ण जुड़ जाएगा क्या, ये अड़। ठीक है, ट ठ ड ढ अड़, तो अड़ यहाँ पे जुड़ जाएगा, लेकिन अर्ध रूप में आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यंजन में अर्ध रूप में आता है। ठीक, अगर यहाँ स्वर होता तब ये अर्ध रूप में ना होता, स्वर नहीं है, व्यंजन है। देखिए यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, तो ये अर्ध रूप में आएगा। यहाँ पे देखिए अर्ध रूप में खड़मुख। ठीक, जगन्नाथ इसी तरीके से, जिसे श्रीमन नारायण है, इसी में देखिए जगन्नाथ अर्ध रूप में आ गया है व्यंजन। कौन सा आया है शब्द में, ये न आया है, तो इसी वर्ग के पहले वर्ग वर्ण में टूटेगा। तो देखिएगा न है तो त में टूटेगा, क्योंकि त ही का लास्ट न है और उसका प्रारंभ त है। तो आप कह सकते हैं जगत, जगत धन नाथ। ठीक है, जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। तो देखिए त प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण मतलब कौन सा वर्ग है, त वर्ग है, त का त पहला वर्ण है। अब ये जब किसके साथ, न के साथ मेल कर रहा है तो उसी वर्ग का पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जब त न के साथ मेल कर रहा है तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए त का न है, तो ये देखिए यहाँ शब्द में न आ गया है। ठीक है, तो जगत धन नाथ जगन्नाथ हो गया। ठीक, ये रूल फर्स्ट था व्यंजन संधि का। अब दूसरा रूल देख देते हैं, नियम 2। देखिएगा नियम दूसरा है, अगर पहला वर्ण आता है, मतलब प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण की बात की जा रही है, उसके साथ तीसरा, चौथा या पांचवा, देखिएगा इसका मतलब ये होता है कि वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, या य र ल व अंतस्थ व्यंजन, या फिर सभी स्वर आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ये मेल बता रहा है, जहाँ पे प्लस का साइन लगा है, मतलब इसके साथ ये इतने आ जाए या करके, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, या तो ये आ जाए, तो यह जब परिवर्तित होगा तो वर्ग के तीसरे, ठीक है, वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अगर पहले वर्ण के साथ ये सारे चीजें आ जाएं,
ठीक है, या तो सभी स्वर आ जाए, या तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या तो वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए। ठीक है, तो जब परिवर्तन होगा तो वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? ग, ज, ड, द, ब। ये अर्ध रूप में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो परिवर्तन होके बनते हैं वो हमेशा अर्ध रूप में होते हैं। ग, ज, ड, द, ब। ठीक है, ये हमेशा क्या आएंगे? अर्ध रूप में आएंगे। इसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करेगा जो आपको उदाहरण बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है वाग्जाल। ठीक है, वाग्जाल। देखिए ग क्या है? अर्ध रूप में है। यहाँ पे देखिए ग आ गया है, वर्ग का तीसरा वर्ण, क ख ग। ठीक है, तो ये इस रूल को फॉलो करता है, व्यंजन संधि है। अब इस रूल के अनुसार आप इसका विच्छेद कर देंगे। ठीक है, अब ग आया है तो पहला वर्ण क्या आएगा? वाक आएगा। क्या आएगा? वाक। ठीक है, वाक धन, अब देखिए जाल, वाक धन जाल। पहला वर्ण क, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है? तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। देखिए ज है, च छ ज। ज क्या है? तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होगा। ठीक है, तो वाक पहला वर्ण प्लस तीसरा आया है, तो ये परिवर्तित होकर क्या बना? वाग्जाल बना। तो पहले वर्ण के साथ या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, तो ये वाली चीज आ गई है, तीसरा वर्ण आ गया है, तो परिवर्तित हुआ वर्ग के तीसरे वर्ण में। वर्ग का तीसरा वर्ण का ग हो गया। ठीक है, वाक जाल हो गया। तो उस प्रकार से देखिए दिगंबर। दिगंबर यहाँ पे देखिए जो आपका तीसरा वर्ण आएगा ग, ज, ड, द, ब, यहाँ पे जो आया है ग, ये पूर्ण रूप से लिखा गया है, ना कि अर्ध रूप से। मैंने बताया था कि ये जब भी परिवर्तित होकर बनेंगे अर्ध रूप में ही आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से आया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या हुआ है? स्वर के साथ मेल हुआ है। मैंने बताया था कि व्यंजन के साथ अगर स्वर आ जाता है तो वह वर्ण पूर्ण रूप से लिखा जाता है। ठीक है, आप इस म के ऊपर न जाइएगा, क्योंकि ये म की तो इस रूल में बात ही नहीं है। बात केवल ग, ज, ड, द, ब की है, मतलब तीसरे वर्ण की है। तो तीसरा वर्ण यहाँ पे जो ग है ये पूर्ण रूप से लिखा गया है। जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो आप स्वर को लेंगे, ये कंफर्म हो गया कि स्वर आया है, तभी यह पूर्ण रूप में लिखा गया है। आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, अगर व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो जाता है तो वो जो शब्द बनता है वह पूर्ण रूप से लिखा जाता है। ठीक है, ना कि अर्ध रूप से। देखिए दिगंबर, दिक पहला वर्ण, दिक धन अंबर। ठीक है, दिक धन अंबर। अभी आ क्या है? स्वर है, तो क प्रथम वर्ण क का मेल किसके साथ हो रहा है? स्वर के साथ। सभी स्वर की बात कीजिए, इसमें से कोई आ सकता है। सभी स्वर का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, इसलिए सभी स्वर लिख दिया गया। तो क्या है? आ आया है। दिक धन अंबर क्या हो गया? दिगंबर हो गया। अब देखिए ग बन गया, यहाँ पे देखिए ग बन गया, लेकिन ये अर्ध रूप में क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पे स्वर के साथ मेल हो रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तत्रूप। ठीक है, तत्रूप, तत्रूप। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए द आएगा, त वर्ग है, पहला वर्ण आ गया त, विच्छेद करके आपको दिया गया है। त पहला वर्ण आ गया, इसमें देखिए र आ गया। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन से आ गया, तो तत् धन रूप क्या हो जाएगा? तद्रूप हो जाएगा, तद्रूप। ठीक, तद्रूप हो गया। अब द क्या हो गया? अर्ध रूप में। देखिए मैंने हलंत लगा दिया है, द क्या है? अर्ध रूप में लिखा गया है, तत् धन रूप तद्रूप हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब एक उदाहरण और आपका बचता है, सम्य ज्ञान। ठीक है, सम्य ज्ञान। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ग क्या है? अर्ध रूप में आया है। यही तो, चूंकि हमें ग, ज, ड, द, ब को ही देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे म अर्ध रूप में है तो आप म को देखने लगे। ये रूल आप जो पढ़ रहे हैं इसमें ग, ज, ड, द, ब मतलब यही वर्ण आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग अर्ध रूप में आया था, व्यंजन संधि है, ये रूल फॉलो होगा। अब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ग के अनुसार क्या करेंगे? पहला वर्ण लिखेंगे क, ये हो जाएगा सम्यक। क्या हो जाएगा? सम्यक धन ज्ञान। सम्यक धन ज्ञान। ठीक है, सम्यक धन ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्य ज्ञान होगा। सम्यक धन ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्य ज्ञान होगा। इस तरीके से आप देखेंगे, आपको व्यंजन संधि एकदम कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, ये सारे रूल आपको देखिए। यहाँ पे एक चीज से कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे ज्ञ आया है तो ज्ञ तो यहाँ कहीं उल्लेखित नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ज्ञ जो बनता है, ठीक है, ये किससे बनता है? ज प्लस इ से बनता है। किससे? ज प्लस इ से। ठीक है,
तो ये बना किससे, ज्ञ ज प्लस ये से, तो ये ज देखा जाएगा। ज कहाँ है, देखिए तीसरे वर्ण के, च छ ज तीसरा वर्ण है, इसीलिए सम्यक धन ज्ञान सम्य ज्ञान में ये व्यंजन संधि, ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ज्ञ देख लेते रहे तो रूल में ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसका जिससे निर्माण हुआ है उसे देखेंगे। ज प्लस से ये बना हुआ है ज्ञ, ठीक है। तो इस तरीके जैसे क प्लस श से क्या बनता है, छ बन जाता है, ठीक है, उस तरीके से। तो ये यहाँ पे 2 रूल आपके समाप्त होते हैं, इन्हें आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब हम कुछ और रूल हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे।